हेलो दोस्तों। 11th क्लास के बच्चों ने कमेंट्स किया था कि स्टोक्योमेट्रिक टॉपिक जो है उस पर सर हमें कुछ कंपटीशन के न्यूमेरिकल्स करवाएं। तो मैंने कुछ कंपटीशन के न्यूमेरिकल्स आपके सामने लिखे हैं। आरपीएमटी 2006 का न्यूमेरिकल, पीएमटी 2010 का, आरपीटी 2008 का और सबसे इंपॉर्टेंट जेई मेंस 2017 का न्यूमेरिकल भी आपके सामने लिखा हुआ है। ये सारे क्वेश्चंस जो है मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। अगर पिछली क्लास किसी ने देखी है तो उसके लिए ये काम बहुत ही आसान होगा, और जिन्होंने इससे पिछली क्लास स्टोक्योमेट्रिक या रस समीकरण विधि वाली क्लास नहीं देखी है वो पहले वो क्लास देख लें, फिर ये चारों न्यूमेरिकल्स करें। पहला न्यूमेरिकल आपको दे रखा है कि 20 लीटर प्रोपेन के पूर्ण दहन के लिए O2 के कितने आयतन की आवश्यकता होगी। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। 20 लीटर प्रोपेन का पूर्ण दहन करना है। प्रोपेन क्या है? एल्केन। एल्केन के दहन की अभिक्रिया, संतुलित अभिक्रिया लिखने के लिए मैंने आपको सूत्र बता रखा है। क्या था सूत्र? सूत्र था हमारे पास CnH2n+2 + 3n+1/2 O2 gives to NCO2 और n+1 H2O। ये मैंने आपको समीकरण लिखने का तरीका सिखाया था। अब वो प्रोपेन कह रहा है तो n की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हो जाएगा C3H3 6 + 2 8 और ये हो जाएगा 3 × 9 + 1 10/2 कितना हो जाएगा? 5 O2 और बनेगा क्या? NCO2। n की वैल्यू कितनी है? 3। तो 3 CO2 और n+1 3 + 1 कितना होगा? 4 H2। ये प्रोपेन के पूर्ण दहन की अभिक्रिया है। अब ये इसकी रस समीकरण विधि या स्टोक्योमेट्री क्या कहती है कि इसका 1 मोल और इसके 5 मोल अभिक्रिया करके 3 मोल CO2 बनाते हैं और 4 मोल जल बनाते हैं। अब वो कह रहा है कि अगर इसका 20 लीटर, आप जो मोल लिखते हो ना उन मोल को आप लीटर में भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो कि इसका 1 लीटर, इसका 5 लीटर और इसका 3 लीटर और इसका 4 लीटर। ध्यान रखना ये लीटर तो लिख सकते हो, लेकिन एक मोल को 1 ग्राम, 5 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम ये नहीं लिख सकते। ये कंसेप्ट सीख ले दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जो अनुपात निकला है आयतनों का अनुपात तो यही आएगा, लेकिन ग्रामों में अनुपात ये नहीं आएगा। कैसे? कि अगर मैं इसको आयतन में बदलना चाहूं, 1 मोल को आयतन में बदलना चाहूं तो मैं इसको कितने से गुणा करूंगा? मोल को आयतन में बदलने हो तो लीटर में बदलना हो तो 22.4 से गुणा, ये भी 22.4 से गुणा, ये भी 22.4 से गुणा, ये भी 22.4 से गुणा। ठीक है। और जब हम इन सारों का आपस में अनुपात निकालेंगे तो 22.4 सारा कट जाएगा और वही बच जाएगा 1 5 3 4 ही बच जाएगा। इसलिए मैं इसको 1 लीटर, इसको 5 लीटर, इसको 3 लीटर, इसको 4 लीटर लिख सकता हूं कि जितने मोल लिखे हुए हैं उसी को ही हम लीटर लिख सकते हैं। ये आपने बड़ी बात सीख ली इस क्वेश्चन को सीखते हुए। अब क्या कर रहे हैं कि मैंने कहा कि इसको ग्राम में नहीं लिख सकते। ग्राम में क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इसको ग्राम में बदलना है तो इसके अनुभार से गुणा करना पड़ेगा। इसको ग्राम में बदलना है तो इस O2 के 32 से गुणा करना पड़ेगा। इसको ग्राम में बदलना है तो CO2 के अनुभार 44 से गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब अब जो गुणा करने वाली राशि क्या है? अलग अलग, जो आपस में कटेगी नहीं। इसलिए हम इसको 1 ग्राम, 5 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम नहीं लिख सकते। हम लीटर तो लिख सकते हैं। चलिए, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इसका 20 लीटर का जो प्रोपेन का 20 लीटर का दहन करवाना हो तो ऑक्सीजन की कितनी आवश्यकता होगी। तो 1 लीटर की जगह इसने प्रश्न में कितना ले लिया? ये तो रस समीकरण विधि के अनुसार हो गया, स्टोक्योमेट्री के अनुसार हो गया। अगर इसका 20 लीटर लिया जाए तो कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी? अरे इसको 20 गुणा कर लिया तो इसको भी 20 गुणा करना पड़ेगा, और 20 गुणा 5 को 20 गुणा करोगे तो कितना आएगा? 100 लीटर आएगा। अब अगर आपसे पूछ लेता कि बताओ CO2 कितनी बनेगी, तो इस 3 को भी आपको 20 गुणा करना पड़ता, क्योंकि 1 को 20 किया है, 5 को भी 20 गुणा किया, तो 3 को भी 20 गुणा करेंगे और कितना बनेगा? 60 लीटर। अगर आपसे पूछ लेता कितने लीटर जल बनेगा, तो आप क्या कर लेते? 4 को फिर इस 20 से गुणा करते, क्योंकि इसका भी 20 गुणा होता और कितना आ जाता? 80 लीटर। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये था कि कितनी
ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो आंसर होगा 100 लीटर। ये क्वेश्चन आपका पहला हो गया सॉल्व। लेकिन बड़ी बात क्या सीख ली? बड़ी बात ये सीखी है कि यार मोल जितने जितने होंगे उसको उतना उतना लीटर तो लिखा जा सकता है, उतने उतने ग्राम नहीं लिखे जा सकते। ठीक है, हम ये तो समझ गए इस रस समीकरण विधि से कि यार इसका 1 लीटर इसके 5 लीटर से अभिक्रिया करता है, तो इसका 20 लीटर इसके 5 गुना मतलब 100 लीटर से अभिक्रिया करेगा। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये एक क्वेश्चन आपका हो गया हल। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आरपीएमटी 2006 के अंदर राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट, पहले एक अलग अलग हुआ करते थे मेडिकल के टेस्ट जो डॉक्टर बनने के लिए, उस समय एक राजस्थान का मेडिकल टेस्ट अलग हुआ करता था, वही है आरपीएमटी, और 2006 का ये क्वेश्चन था। चलिए, अब एक पीएमटी 2010 का है, ये राजस्थान पीएमटी नहीं है, ये केरला पीएमटी का है। तो क्या कहता है ये? कहता है कि यदि O2 का 1.5 मोल Al2O बनाने के लिए अभिक्रिया में Al के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। देखो दोस्तों, ये क्या कह रहा है कि अगर किसी का O2 का 1.5 मोल अभिक्रिया करवाओ और बनाना क्या है, Al2O3 बनाना है, तो एल्यूमिनियम के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। तो मैंने आपको ये बताया है कि जब जितने भी स्टोइकियोमेट्री के जितने भी न्यूमेरिकल आप करते हो, पहले आपको संतुलित समीकरण लिखनी होती है। तो संतुलित समीकरण क्या बनेगी, इधर देखें कि आपको किससे अभिक्रिया करवानी है, Al से, किसकी, O2 से, बनाना क्या है, Al2O3 बनाना है, Al2O3 बनाना है। अब संतुलित करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे Al2 है, यहाँ पे Al1 ही है, तो इसको 2 करने के लिए नहीं, आप पहले ऑक्सीजन संतुलित कर लें कि आप यूं कर लें कि इसको यहां कर लो 2, यहां पर कर लो 3 और यहां पर कर लो 4, तो बात बन गई। अब देखो एल्यूमिनियम कितने हो गए, 4, इधर कितने हो गए, 2 दूना 4, ऑक्सीजन कितना है, 3 दूना 6, यहां पर भी ऑक्सीजन कितना है, 3 दूना 6, अभिक्रिया होगी संतुलित। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसका 4 मोल, स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है कि एल्यूमिनियम का 4 मोल ऑक्सीजन के 3 मोल से अभिक्रिया करता है और 2 मोल Al2O3 बनाता है। ठीक है, अब ये तो होगी स्टोइकियोमेट्री के अनुसार। लेकिन प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि हमारे पास O2 तो कितना है, 1.5 मोल है। ठीक है, बनाना Al2O3 है, तो बताओ एल्यूमिनियम के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी। तो ग्राम निकालने से पहले तो हम इसके मोल निकाल लेते हैं। आपको पता है कि इसके 3 मोल इसके 4 मोल से अभिक्रिया करता है, दिख रहा है ना आपको। संतुलित की अभिक्रिया तो रस समीकरण विधि आ गई, स्टोइकियोमेट्री आ गई, स्टोइकियोमेट्री से पता लग गया कि इसके 3 मोल इसके 4 मोल से अभिक्रिया करते हैं। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि इसका तो 1.5 मोल ही है, 3 का 1.5 कितना होगा, आधा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के भी तो मोल आधे हो जाएंगे, है कितने, 4, आधे करोगे कितने मोल आ जाएंगे, 2 मोल आ जाएंगे। तो इसका मतलब है एल्यूमिनियम के कितने मोल अभिक्रिया करेंगे, 2 मोल अभिक्रिया करेंगे। अब वो कह रहा है कि एल्यूमिनियम की ग्रामों में मात्रा बताओ। तो अब मोल को एल्यूमिनियम की ग्रामों में मात्रा अगर आपने ज्ञात करनी है तो क्या करोगे, इसके मोलों की संख्या को इसके ग्राम परमाणु भार से गुणा करोगे। एल्यूमिनियम का ग्राम परमाणु भार कितना होता है, 27, याद कर लें, एल्यूमिनियम का ग्राम परमाणु भार कितना होता है, 27, मोल कितने थे, 2, गुणा किया तो कितना आ गया, 54 ग्राम। तो इसका मतलब है एल्यूमिनियम की कितने ग्राम की आवश्यकता होगी, 54 ग्राम की आवश्यकता होगी। बहुत आसान था दूसरा क्वेश्चन पीएमटी 2010 का कि एल्यूमिनियम की O2 से अभिक्रिया कराओ तो Al2O3 बनता है। अब वो कह रहा है कि O2 का अगर 1.5 मोल ही है तो बताओ एल्यूमिनियम के कितने ग्राम अभिक्रिया करेंगे। तो हमने समीकरण बना करके देखी तो इसका 4 मोल इसके 3 मोल से अभिक्रिया कर रहा है। अगर ऑक्सीजन का 1.5 मोल है मतलब 3 का आधा हो गया, तो इसको भी आधा करना पड़ेगा, ये आधा हुआ तो ये भी आधा होगा, ये आधा कितना होता है, 4 का आधा कितना होता है, 2, तो इसका मतलब है एल्यूमिनियम के 2 मोल अभिक्रिया करेंगे। लेकिन उसने तो प्रश्न ये पूछा कि कितने ग्राम अभिक्रिया करेंगे, तो 2 मोल को आप ग्राम में बदल लो, ग्राम में बदलने के लिए ग्राम मोल की संख्या को आप ग्राम परमाणु भार से भाग गुणा करते हो, तो 27 को 2 से गुणा करोगे तो 54 ग्राम उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से आप दूसरा क्वेश्चन भी हल कर सकते हैं। चलिए, अब आपके पास फिर आ गया आरपीटी 2008 का क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप।
आरपीटी 2008 क्या कहता है? देखो, आरपीटी राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट है। इंजीनियर बनने के लिए जो बच्चे नॉन मेडिकल लेते हैं उनके लिए इंजीनियरिंग के लिए एक राजस्थान का इंजीनियरिंग टेस्ट होता था, उसमें ये 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है और कह रहा है कि एक अभिक्रिया दे दी है बेंजीन C6H6 मतलब बेंजीन की ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही है, CO2 बन रहा है और 6 जल के अणु बन रहे हैं। और मजे की बात कि उसने संतुलित अभिक्रिया पहले से हमारे को दे दी। और क्या कह रहा है कि बेंजीन के अगर 3.9 ग्राम के पूर्ण दहन के लिए कितने लीटर O2 की आवश्यकता होगी, कितने लीटर O2 की आवश्यकता होगी, ये पूछा है। तो अपने क्या करते हैं कि भाई पहले आपको ऑक्सीजन के लीटर में आयतन पूछा है मतलब, लेकिन अपने पहले तो मोल ही निकालेंगे, किसी ने चाहे कुछ भी पूछा हो। चलिए, अभिक्रिया क्या लिखी हुई है? ये लिखी हुई है 2C6H6 प्लस 15 O2 gives to 12 CO2 प्लस 6 H2O। ये स्टोइकियोमेट्री कहती है कि इसके 2 मोल इसके 15 मोल से अभिक्रिया करते हैं, इसके 12 मोल बनते हैं और इसके 6 मोल बनते हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि बेंजीन का कितना ग्राम? 3.9 ग्राम ही अभिक्रिया करता है। प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है कि इसके 2 मोल इसके 15 मोल से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि इसके तो जी 3.9 ग्राम अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि 3.9 ग्राम को अभिक्रिया करने के लिए कितने लीटर O2 की आवश्यकता होगी, प्रश्न ये है। तो आप पहले 3.9 के मोल बनाओ, मोल बनाओगे तो क्या आएगा कि 3.9 में किसका भाग दोगे? बेंजीन के अणुभार का भाग दोगे। ग्रामों में मोल निकालना है तो ग्रामों में मात्रा बटा में ग्राम अणुभार। C6H6 का ग्राम अणुभार कितना होता है? देखो, C6H6 कार्बन का 12 इंटू में 6, हाइड्रोजन का 1 इंटू में 6, दोनों को जोड़ लो, 12 छिका 72 प्लस 6 कितना हो गया? 78। तो इसका मतलब इसमें आप भाग दो कितने का? 78 का। तो मोल कितने आगे? मोल आगे आपका पॉइंट उठा, यहां पे आ गया 10 और 39 दूना 78, मतलब 1/20 मोल आगे, और इसको हल करोगे तो 0.05 मोल आगे। ये किसके मोल आ रहे हैं? ये मोल आगे 0.05 मोल बेंजीन के आगे, ये लो। ठीक है, तो अब प्रश्न में वो देखो, रस समीकरण मिति तो कहती है कि इसके 2 मोल इसके 15 मोल से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि भाई 0.05 मोल हो तो ऑक्सीजन के कितने मोल अभिक्रिया करेंगे? तो आप चाहे तो इस तरीके से लाइनें लिख लो कि बेंजीन के 2 मोल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, कितने मोल से? 15 मोल से। इसका 1 मोल ऑक्सीजन से कितने से अभिक्रिया करेगा? 15/2। ठीक है, लेकिन हमारे पास मोल कितने हैं प्रश्न में दे रखे हैं? 0.05। तो 0.05 मोल बेंजीन के कितने मोल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे? 15/2 इंटू में 0.05। ठीक है, इसको काट लो आप, ये क्या आ जाएगा? 7.5। 7.5 को 0.05 से गुणा किया तो ये आ जाएगा 0.375। ये क्या है? इसके मोल। ये मैंने कैसे किया, समझ में आया क्या आपको? एक बार दोबारा देख लें कि प्रश्न में जो ग्रामों में मात्रा दे रखी थी, मैंने बेंजीन के मोल निकाल लिए। अब मैं कह रहा हूं कि 2 मोल बेंजीन के 15 मोल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, 2 मोल 15 मोल से अभिक्रिया करते हैं। इसका 1 मोल करेगा 15/2, 15/2। अब प्रश्न में कितने देर के? 0.05, तो 0.05 करेंगे, गुणा में आ गया, भाग किया, गुणा किया, आंसर आ गया 0.375 मोल। लेकिन अब अपने से तो आयतन पूछा है, अपने पास उत्तर क्या आया है? मोल। अब बता दो, मोल को अगर आयतन में बदलना है तो क्या करेंगे? जल्दी जल्दी बता दो क्या करेंगे? मोल की संख्या को 22.4 से गुणा करेंगे। 22.4 को मोलों की संख्या से गुणा कर लेते हैं तो आयतन आ जाता है, और ये आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करोगे तो 8.4 लीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.375 इंटू 22.4 कर लेना, आंसर आएगा आपका 8.4 लीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए भाई, अब अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन कौन सा? जेई मींस 2017 का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करवाता हूं सॉल्व। देखिए इधर क्या कहता है क्वेश्चन, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं। ये कह रहा है कि जी एक
कार्बोनेट है M2CO3 कि 1 ग्राम की HCl के अधिक्य के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो 0.0186 मोल CO2 बनती है। तो कहता है M2CO3 का मोलर द्रव्यमान क्या है, मतलब M2CO3 का अणुभार क्या है। अगर M यहां पर धातु का मान नहीं दे रखा, कोई कैल्शियम दे रखा होता, सोडियम मैग्नीशियम कुछ दिया होता तो हम इसका अणुभार वैसे ही निकाल लेते, लेकिन अब अपने को उसने तो सीधा धातु दे दी M, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम ऐसे तो अणुभार सूत्र से तो निकाल नहीं सकते, कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16 ऐसे करके तो निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें M पता ही नहीं क्या है। तो इसलिए हमें इसकी गणना करके इसका अणुभार निकालना पड़ेगा। चलो कैसे निकलेगा अणुभार, रस समीकरण मिति के क्वेश्चन है तो नो डाउट आपको पहले संतुलित समीकरण लिखनी पड़ेगी। इधर गौर करें, इसकी संतुलित समीकरण लिखने की भी एक कला है, आप इसको सीखें पहले। ये कहता है कि आपके पास M2CO3 है, इसकी आप HCl से अभिक्रिया करवाते हो, ठीक है, तो CO2 गैस बनती है, CO2 गैस बनती है और प्लस और क्या क्या बनेगा, देखो M2CO3 आपको मैंने एक जो फॉर्मूले बनाना और फॉर्मूले तोड़ने की एक वीडियो बना रखी है। अपने इस सारी वीडियो खोलोगे अपने चैनल की, केमिस्ट्री विद तेजू सर चैनल की सारी वीडियोस खोलोगे तो उसके अंदर बिना टैग मतलब थंबनेल लगा हुआ एक वीडियो आएगा जिसके अंदर मैंने वो बना रखा है कि फॉर्मूले कैसे जोड़ते हैं और कैसे टूटते हैं। तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे M2CO3 में M पर +1 आवेश है और CO3 पर -2 आवेश है। अब +1 आवेश है तो ये Cl माइनस से अभिक्रिया करेगा तो MCl बनेगा। क्या बनेगा? MCl। और कितने बनेंगे? 2 MCl बनेंगे। और 2 MCl बनाने के 2 Cl यूज हुए तो इसका मतलब HCl भी 2 लेने पड़ेंगे। 2 लोगे तो 2 H और एक यहां से O, तो क्या बन जाएगा? एक H2O भी बन जाएगा। तो ये समीकरण बनेगी, इसकी संतुलित समीकरण ये मैंने लिख डाली है इसकी। इस समीकरण से ये पता लगता है कि जो कार्बोनेट है इसका 1 मोल, HCl का 2 मोल अभिक्रिया करते हैं और CO2 का कितना मोल बनता है? 1 मोल बनता है। ठीक है, बस इतना लिख लो, आगे की जरूरत नहीं है क्योंकि इतने में अपना प्रश्न हल हो जाएगा। बस रस समीकरण मिति क्या कहती है कि यार M2CO3 का जब 1 मोल होता है ना तो CO2 का 1 मोल बनता है, मतलब ये दोनों बराबर रहते हैं। ठीक है, अब वो कह रहा है कि CO2 का 0.0186, ठीक है, 0.01186 मोल बनते हैं, ये कह रहा है। तो भाई इसका 1 मोल बन रहा था तो इसका 1 मोल बन रहा था। अगर इसका 0.01186 मोल बन रहा है तो इसके भी तो 0.01186 मोल ही बनेंगे। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि M2CO3 का तो ग्राम में लिया गया है 1 ग्राम। ठीक है, कि इसका 1 ग्राम अभिक्रिया करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि M2CO3 का 1 ग्राम जो है इतने मोल के बराबर है। ठीक है, आप देख लें, पहले दोबारा समझे इस बात को। पहले आपने समीकरण लिखनी है, समीकरण लिखी तो पता लगा कि यार इस कार्बोनेट का 1 मोल CO2 का 1 मोल बनाता है, तो इतने मोल ही बनाएगा। ठीक है, कि CO2 का 0.01186 मोल कब बनेंगे? जब M2CO3 के इतने मोल होंगे। अब इतने मोल आए कहां से? प्रश्न में इसने कहा है कि इतने मोल आए कहां से? इसके 1 ग्राम से। तो इसकी ग्रामों में मात्रा कितनी है? 1 ग्राम। तो अगर इसके मोल निकाले जाएं तो हम क्या निकालते हैं कि ग्रामों में मात्रा बटा में ग्राम अणुभार। हमें पता नहीं है, मैंने x मान लिया। ठीक है, 1 ग्राम बटा में ग्राम अणुभार कितने मोल के बराबर आ रहा है? 0.01186 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको तो x का मान निकालना है, तो x इधर ले जाओ, तो x बराबर आ जाएगा 1 बटा में 0.01186। ठीक है, इसको अब आपको हल करना है। हल कर लो कि यहां पर इसको क्या करो, ऊपर ले जाओ। ठीक है, ऊपर ले जाओगे तो ये कितनी जीरो है? 5। तो आप लगा दो 1 2 3 4 5 अंक है, तो 1 2 3 4 5 लगा दिया। इसका मतलब है कि आपको 1 2 3 4 5 बटा में 1186 इससे भाग देना है। तो आप भाग दोगे तो आप 100 में 11 का भाग दे रहे हो तो 11 8 88, 11 8 88, 11 निम्न
क्या होते हैं 99, लेकिन यहाँ पर 100 में 99 भाग जा नहीं सकता, ये 86 और है साथ में, ठीक है। तो इसलिए जो है वो क्या 9 पर तो इससे ज्यादा चला जाएगा, तो 8 पर ही भाग जाएगा। तो इसका मतलब है 8 के लगभग जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ऑप्शंस में दे रखा होंगे, तो जो जिसका पहले डिजिट 8 आ रही है, अगर और दे रखा तो और भाग दो, नहीं दे रखा तो पहली डिजिट जिसकी 8 आ रही है वही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से ये 4 क्वेश्चन हुए दोस्तों। आप इन क्वेश्चंस को एक बार नहीं 2 बार देखना, क्योंकि जब तक आपको आइडिया लगाना नहीं आएगा कि यार ये आधा हुआ तो ये भी आधा करना पड़ेगा, ये इतना है तो ये इतना ही होगा, जब तक ये चीज नहीं आएगी तब तक ये न्यूमेरिकल्स फास्ट नहीं होंगे। कर तो लोगे आप लेकिन फास्ट नहीं होंगे। तो एक बार नहीं तो 2 बार देख लेना। आप अपने क्वेश्चंस लिख लेना, ये वाले क्वेश्चंस लिख लेना, एक बार मेरे देख लिए, उसके बाद खुद प्रैक्टिस करके देख लेना। अगर खुद प्रैक्टिस करने में आपके आसानी से हो जाते हैं तो इसका मतलब ये टॉपिक आपको आने लग गया। दोस्तों जब तक कोई टॉपिक नहीं आए तब तक उसको छोड़ना नहीं है, चाहे वो एक वीडियो 2 बार 4 बार देखनी पड़े, चाहे वो एक क्वेश्चन 4 बार हल करना चाहिए पड़े, जब तक हमें ये अंदर से नहीं फील हो जाता कि यार मुझे ये क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तब तक हमें उस टॉपिक को नहीं छोड़ना है। ओके, गुड लक दोस्तों, पढ़ते रहो, बाय।